गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो। लिटरली मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि सर आपका आपका फेस नहीं दिख रहा। ट्रस्ट मी यार, ये स्थिति ऐसी है कि इस वक्त ना ही दिखे तो बन अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि सैलून की बहुत ज़रूरत है। अब आप इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता आपसे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज स्टाम्प एक्ट 1899। 1899। बेसिकली स्टाम्प एक्ट 1899 क्या है, स्टाम्प क्या होता है, स्टाम्प पेपर क्या होता है, एडेसिव स्टाम्प क्या होता है, ये देखो आपको कुछ पिक्चर इमेजेस दिख रही हैं। जैसे शायद ज्ञानियों ने अपना दिमाग चलाना दौड़ाना चालू कर दिया है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। बेसिकली अच्छा, हाँ एक बात बताता हूँ, बड़े मजे की बात है, आज बड़ा मजा आया सुनने में। पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू ये लाइन सुनी मैंने। तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, लेकिन होने नहीं देंगे तुम्हें कोरोना। इट वॉज गुड। अच्छा लगा सुन के कि ऑफिसर्स हमारे लिए कितना कष्ट ले रहे हैं। तोड़ देंगे हमारे शरीर का कोना कोना, लेकिन हमें होने नहीं देंगे कोरोना। तो नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। लॉ रिलेटिंग टू स्टाम्प। देखो इंडियन स्टाम्प एक्ट, देखो जब भी हम बात करते हैं, जब स्टाम्प क्या है, तो बेसिकली स्टाम्प एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो जो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जब आप गुड्स वगैरह परचेस करते हो तो जीएसटी के थ्रू आपसे वसूल कर लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जब जैसे हम आपसे बात करें, ये आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पोज नहीं किया जाता, लेकिन आपके ऊपर लगता है। ठीक है। तो स्टाम्प भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू वसूला जाता है। जब एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पार्टी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट के थ्रू एक चार्ज लिया जाता है। उस चार्ज को बोला जाता है स्टाम्प। मतलब एक तरह की ड्यूटी चार्ज की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो जो ड्यूटी है उसका नाम क्या है, स्टाम्प। ठीक है। तो आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से कि यार रजिस्ट्री करवानी है, स्टाम्प पेपर खरीदना है। तो बेसिकली जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो तीन तरह के एक्ट कंप्लाई करने पड़ते हैं। पहला होता है टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा होता है इंडियन स्टाम्प एक्ट। एंड थर्ड वन, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। थर्ड होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन स्टाम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 होता है। ठीक है। तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए तीन तरह के एक्ट कंप्लाई करने पड़ते हो। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, या ईबीसीएल में आप लोग अभी मुझसे पढ़ने वाले हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और तीसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप जाकर वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लाई करना होता है। ठीक है। जो ट्रांजैक्शन हमने किया उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें इंडियन स्टाम्प एक्ट कंप्लाई करना पड़ता है। और जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उन पर स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी जो सेल कर रहा है या किसी भी तरह से ट्रांसफर कर रहा है, तो उस पर इंडियन स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली उसे गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ एक्सेप्शन हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है। आने वाला है, बट सिर्फ समझना इतना है कि स्टाम्प क्या होता है। तो बेसिकली एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है जब एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है।
तो जब भी कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसे बेसिकली 3 एक्ट को कंप्लाई करना पड़ता है। पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दूसरा इंडियन स्टाम्प एक्ट एंड द थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। अच्छा, स्टाम्प दो तरह के होते हैं। स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ स्टाम्प बता रहा हूँ। तो पहला होता है स्टाम्प पेपर, जिसे हम इम्प्रेस स्टाम्प कहते हैं। और एक होता है टिकट फॉर्म में, ठीक है। अब कहाँ पर कौन सा लगेगा ये इस एक्ट में बताया है। तो ये स्टाम्प पेपर इस तरह का होता है, ठीक है। और एडेसिव स्टाम्प जो रेवेन्यू रेवेन्यू टिकट्स कहते हैं ना, तो ये होता है एडेसिव स्टाम्प, ठीक है। आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपने क्या सीखा, लॉ रिलेटिंग टू स्टाम्प। स्टाम्प में बेसिकली एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। आइए, इस एक्ट में बेसिकली दो लिस्ट बताई गई है। मैं इसके इंट्रोडक्शन में आपको दो लिस्ट बताई गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट और दूसरी लिस्ट है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट। यूनियन लिस्ट मतलब इसमें वो सब्जेक्ट्स मैटर आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर चार्ज कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं जिन सब्जेक्ट मैटर्स पर ड्यूटी चार्ज करने का राइट किनके पास है? अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। चार्ज बाय या ड्यूटी इम्पोज बाय भी आप लिख सकते हो। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर आते हैं जिनके पास पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जिन पे पावर किसके पास है? और स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब मैं बताता हूँ यूनियन में बेसिकली क्या क्या आता है, ठीक है। एक सेकेंड, इस इमेज को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। वेट, यहां तक आ गए आप लोग? चलिए, इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और ले लेते हैं, अपन एक पेज ले लेते हैं। चलिए, अब यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं? बेसिकली मैटर्स आते हैं जो कमर्शियल मैटर्स होते हैं। कौन से मैटर्स आते हैं? मोस्टली कौन से मैटर्स आते हैं? जो कमर्शियल मैटर्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे? चलिए आइए बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, समझेंगे बेसिकली होता क्या है। पर अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन से मैटर्स आपके यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं। प्रोमिजरी नोट्स, बिल ऑफ लेडिंग, या लेटर ऑफ क्रेडिट, सुना ही होगा हमने। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे मैटर्स आते हैं यूनियन लिस्ट में। मतलब मोस्टली जो मैटर्स हैं वो कौन से मैटर्स हैं? कमर्शियल मैटर्स हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो मैटर्स हैं एक्सेप्ट दिस, वो आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लें। डेफिनेशन में बताया गया है बैंकर। अरे बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना, लोन देना, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, ठीक है, लोन प्रोवाइडर। तो बेसिकली बैंक वो जो इंडियन बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली बताई गई है। तो इसके अंदर डेफिनेशन बताई नहीं है बैंक की। तो बैंक मतलब वो जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली बताई गई है उसे बैंक कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है बिल ऑफ लेडिंग। ये अच्छी बात, ये ना ये चीज समझने वाली है, बिल ऑफ लैंडिंग। चलिए मैं इसको है ना थोड़ा सा चार्ट वाइज समझाऊंगा आपको। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है?
मान लीजिए शर्मा जी जो हैं वो इंदौर में रहते हैं। हाँ खैर इंदौर तो अब रेड जोन हो गया है। शर्मा जी इंदौर में रहते हैं। शर्मा जी मुंबई गए। वहां पर वर्मा जी से उन्होंने गुड्स परचेस किया। ठीक है। ये गुड्स जो है ना उन्होंने चोपड़ा जी करके एक ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। शर्मा जी ने ये गुड्स हैंडओवर कर दिया चोपड़ा जी को। ठीक है। अब ये गुड्स चोपड़ा जी को हैंडओवर कर दिया और वो वापस इंदौर आए और इंदौर आकर कहाँ गए, जहां पर चोपड़ा जी का ऑफिस है, तो वो चोपड़ा जी के ऑफिस पे गए। चोपड़ा जी ने उनसे कहा मतलब इंदौर आके कहते चोपड़ा जी मुझे मेरा सामान दे दीजिए। चोपड़ा जी ने क्या बोला, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने मुझे सामान दिया था। इसीलिए ऐसी सिचुएशन आने से हम जब बात करें बाय रोड गुड्स आता है ना, बाय रोड, जब गुड्स बाय रोड आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जब शर्मा जी ने गुड चोपड़ा जी को हैंडओवर किया था ना, क्या किया था, हैंडओवर, तो यहाँ पर चोपड़ा जी ने उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसे बोलते हैं बिल्टी। क्या बोलते हैं, बिल्टी। अब शर्मा जी के पास ये बिल्टी है। शर्मा जी ये बिल्टी की कॉपी किसको देंगे, इंदौर वाले ऑफिस पर, और इंदौर ऑफिस उनका गुड्स क्या कर देगा, उन्हें हैंडओवर कर देगा। मतलब कहने का पर्पस ये था कि शर्मा जी जो है वो इंदौर में रहते हैं, वो मुंबई गए और मुंबई जाकर गुड्स खरीदा वर्मा से, और वर्मा से गुड्स खरीदने के बाद अब वो खुद तो साथ लाएंगे नहीं, उन्होंने चोपड़ा जी के ट्रांसपोर्ट पे वो गुड्स हैंडओवर कर दिया और चोपड़ा जी ने उन्हें एक रिसिप्ट दी जिसे कहा बिल्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्टी। और वो बिल्टी उनके पास है, शर्मा जी के पास। अब शर्मा जी जब इंदौर आएंगे और वो बिल्टी चोपड़ा जी के इंदौर वाले ऑफिस पे देंगे, तो चोपड़ा जी उन्हें क्या कर देगा, गुड्स हैंडओवर कर देगा। तो ये बात समझ में आई जब गुड्स आया बाय रोड। अगर यही गुड्स बाय वे ऑफ वाटर आता, कैसे आता, यही गुड्स बाय वे ऑफ वाटर आता, यहाँ सिचुएशन चेंज है। अगर यही गुड्स बाय वे ऑफ वाटर आता तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, समझना। यहाँ पर शर्मा जी जाते, क्योंकि गुड्स शर्मा जी ने खरीदा है, शर्मा जी जाते पहले डॉकयार्ड पर। डॉकयार्ड पर जाके डायरेक्ट शिप में लोड नहीं कर देते गुड्स, डॉकयार्ड पे एक वेयर हाउस होता है। शर्मा जी गुड्स को किसको करते, वेयर हाउस इंचार्ज को हैंड ओवर करते हैं। वेयर हाउस इंचार्ज को गुड्स क्या करेंगे, हैंड ओवर। अब वेयर हाउस इंचार्ज इसके बदले में एक इशू करेगा, रिसिप्ट, जिसे क्या कहते हैं हम, मेट रिसिप्ट। क्या कहते हैं बेटा, मेट रिसिप्ट। ठीक है, जिसे हम मेट रिसिप्ट कहते हैं। बोलो फटाफट बोलो, क्या बोलते हैं, मेट रिसिप्ट। तो बेसिकली यहाँ पर शर्मा जी का डॉकयार्ड, डॉकयार्ड पे एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस इंचार्ज को उन्होंने गुड्स हैंडओवर किया और उसके बदले में उसने क्या दी, एक मैट रिसिप्ट दे दी। अच्छा, मैट रिसिप्ट पे स्टाम्प नहीं लगता, बिल्टी पे भी लगता है पर मैट रिसिप्ट पे नहीं लगता, याद रखने वाली बात है। अब ये मैट रिसिप्ट ले जाकर शर्मा जी किसको देंगे, शिप के कैप्टन को देंगे। क्योंकि अभी तो जब शिप जाएगा तब माल लोड होगा ना, अभी थोड़ी लोड लोड होगा। तो ये जो मेट रिसिप्ट होती है, अच्छा इसकी स्पेल सही कर देता हूँ मैं। ये जो मेट रिसिप्ट होती है, ठीक है, तो ये मेट रिसिप्ट जो होती है ना, इस पर तो स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, मेरी बात समझने की है। पर ये रिसिप्ट ले जाकर दे देंगे शर्मा जी किसको, अपने शिप के कैप्टन को। शिप का कैप्टन जो है ना, वो आपको 3 कॉपी में, क्या, बोलो फटाफट, कितनी कॉपीज में, 3 कॉपी में जो शिप का जो कैप्टन है वो आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू करके देगा। क्या करके देगा, बिल ऑफ लेडिंग। कितनी कॉपीज में देगा, 3 कॉपीज में। वो इशू 3 कॉपी में करेगा। एक कैप्टन खुद रखेगा, दूसरा किसको देगा, शर्मा जी को दे देगा, जिसे हम कंसाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसाइनर।
जिसने माल लोड किया, और तीसरी कंसाइनी को भेज दी जाएगी। मतलब यहाँ पर जिसने माल वहां पिक करना है। तो ये 3 कॉपीज में बिल ऑफ लेडिंग दी जाती है, और बिल ऑफ लेडिंग पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। समझ में आया? तो जब हम गुड्स को बाय वे ऑफ वाटर बुला रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉकयार्ड। डॉकयार्ड पे जाकर वेयर हाउस इंचार्ज को हम गुड्स हैंड ओवर करेंगे। डॉकयार्ड इंचार्ज हमारे अगेंस्ट एक रिसिप्ट इशू करेगा, उसे कहेंगे मैट रिसिप्ट, और मैट रिसिप्ट ले जाकर हम किसको देंगे? शिप के कैप्टन को। तो हमें मिलेगा बिल ऑफ लेडिंग। याद रहे, मैट रिसिप्ट पे स्टाम्प नहीं लगता, बिल ऑफ लैंडिंग पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है। और बिल ऑफ लैंडिंग कितनी कॉपीज में दी जाएंगी? तो बोला है 3 कॉपीज में देगा। पहली कैप्टन खुद रख लेगा, दूसरी यहाँ पर कंसाइनर को दी जाएगी जो शर्मा जी हैं, और तीसरी दी जाएगी, भेज दी जाएगी कंसाइनी को। ठीक है। एंड फाइनली अब कैप्टन क्यों अपने पास रखता है बेटा? जब वेयर हाउस से माल लोड होगा तो कैप्टन मैच करेगा ना कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास लोड हो गई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए कैप्टन एक शर्मा जी को दी जाएगी इस बात का प्रूफ कि आपने गुड्स लोड किया, और कंसाइनी को ऐसे ही थोड़ी गुड्स हैंडओवर कर देंगे, उसको कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए एक कॉपी उसको दी जाती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है। इसके आगे हम जाएंगे तो इसके आगे एक टर्म आती है कन्वीनियंस। इसका मतलब होता है ट्रांसफर। पर सारे ट्रांसफर कन्वीनियंस नहीं होते। ट्रांसफर भी कौन सा? सेल के थ्रू। मतलब सेल के थ्रू अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ही वो कन्वीनियंस माना जाएगा। सेल के थ्रू मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सेल के थ्रू ट्रांसफर की गई हैं चीजें। मतलब मेरी बात समझना, सारे ट्रांसफर कन्वीनियंस नहीं होते। मैंने आपसे पहले ही कहा सारे ट्रांसफर कन्वीनियंस नहीं होते, लेकिन सारे कन्वीनियंस ट्रांसफर होते हैं। और वो भी कौन से वाले ट्रांसफर? सेल के थ्रू वाले। मतलब कन्वीनियंस होने के लिए 2 चीज होना चाहिए। तो पहला, सेल के थ्रू अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो, थ्रू सेल, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसे ऐसा लिखें, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑन सेल। तो सेल मस्ट है ना। और दूसरा, इंटर वाइवस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटर वाइवस। इसका मतलब होता है बिटवीन टू, ये दोनों के बीच में गैप है ना, बिटवीन टू लिविंग पर्सन। मतलब ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची तो ए भी लिविंग होना चाहिए और बी भी लिविंग होना चाहिए, तब ये कन्वेंस माना जाएगा। मतलब दोनों जिंदा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल। ये दोनों पार्टीज क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। देखो ट्रांसफर तो भैया विल के थ्रू भी होता है, लेकिन विल के थ्रू जो ट्रांसफर हुआ उसे हम कन्वेंस नहीं कहते। कन्वेंस मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर भी कैसा? सेल के थ्रू। कैसा? सेल के थ्रू। तो कन्वेंस होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑन सेल, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इंटर वाइवस मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन। मतलब जो ट्रांसफर हुआ है वो कैसे होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो हम मानेंगे कि वो कन्वीनियंस है। क्या है बेटा? अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? ठीक है, ये सब कहां बताया गया है? एक्ट के स्केड्यूल में। एक्ट के स्केड्यूल फर्स्ट में बताया गया है कौन से है ना इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होगी। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर चार्जेबल ऑन स्टाम्प ड्यूटी, है ना। तो एक्ट के विच इंस्ट्रूमेंट आर चार्जेबल। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये सब कहां बताया गया है? स्केड्यूल 1 में। एंड हाँ,
एंड कितना कितना लगेगा ये भी कहां बताया गया है? जो हाउ मच का है ना, ये भी कहां बताया गया है? स्केड्यूल 1 में। भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल है वो बताया गया इंस्ट्रूमेंट 1 में, मतलब स्केड्यूल 1 में। हाउ मच कितना लगेगा वो भी बताया गया स्केड्यूल 1 में। और खुशी की बात सुनो, कौन सा स्टाम्प लगेगा? एडहेसिव और इम्प्रेस, ये भी कहां बताया गया है? स्केड्यूल 1 में। तो समझ में आया, मतलब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट में स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो हमें पता चलेगा स्केड्यूल 1 से, कितने की लगेगी वो भी हमें पता चलेगा स्केड्यूल 1 में, और कौन सी लगेगी वो भी हमें पता चलेगा स्केड्यूल 1 में। ठीक है, मान लीजिए स्केड्यूल 1 में मिसिंग है कुछ, तो हम मिसिंग है, इंस्ट्रूमेंट का नाम मिसिंग है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? उसे हम कन्वीनियंस मानकर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? पर कन्वीनियंस होने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। मान लो किसी डॉक्यूमेंट का नाम स्केड्यूल 1 में नहीं दिया, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगेगी? कन्वीनियंस अज्यूम कर लेंगे, उसे क्या मान लेंगे? हम अज्यूम क्या कर लेंगे? वो कन्वीनियंस है। क्या है? कन्वीनियंस है। और कितनी, जितनी कन्वीनियंस पे लगती है उतनी उस पे भी लगेगी। क्लियर है? तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी तभी लगेगी जब तक वो एग्जीक्यूटेड ना हो जाए। मतलब स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट पे कब लगेगा? जब वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड हो। मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज ने उस पर क्या कर दिया हो? साइन कर दिए हो, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी के लिए क्या है बेटा? एलिजिबल है। देखो एक पार्टी ने साइन करी, दूसरी पार्टी ने साइन करी, तो वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनेगा। तो पहले तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जिन्हें इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ही नहीं पता है, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पर ठीक है, ये बात सही है कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पर्सन्स को इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ही नहीं पता होती है। शायद उन्होंने पढ़ी नहीं, या लोगों ने उसे सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए बताया है। तो मैं आपको आज इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फिर आप बोलोगे सर समथिंग इन रिटर्न तो डॉक्यूमेंट होता है ना? हाँ, समथिंग इन रिटर्न इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो होते हैं, मेरी बात समझना, इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। क्या है बेटा? तो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। लेकिन, है ना, बट सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ये बात याद रखना। सारे इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब सारे इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए रिया के फादर ने रिया को लेटर लिखा। अब ये क्या है? समथिंग इन रिटर्न। ये लेटर क्या है? डॉक्यूमेंट। पर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना हो, तो आप बोलोगे सर वो कौन सा क्राइटेरिया है? वो डॉक्यूमेंट पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज पर इफेक्ट डाले। क्या डाले? राइट्स एंड लायबिलिटीज पर अगर वो डॉक्यूमेंट इफेक्ट डालता है, तो फिर, बात समझना, अगर वो डॉक्यूमेंट पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज पर इफेक्ट डालता है, इफेक्ट होंगे 6 तरीके के। या तो वो करेगा क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटेंड, ट्रांसफर या रिकॉर्ड। इन 6 में से कोई भी एक काम वो करता है
तो वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट से इंस्ट्रूमेंट। वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट से इंस्ट्रूमेंट। पर ये 6 जो अल्टरेशन है राइट्स एंड लाइबिलिटीज के होना बहुत जरूरी है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज में इफेक्ट डालना बहुत जरूरी है, और इफेक्ट डालेगा ये 6 तरीके से: क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रिकॉर्ड। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है खत्म करना। जैसे हम, हिंदी मेरी बहुत कमजोर है, तो खत्म करना मतलब एंड करना, ठीक है, किसी राइट को एंड करना। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आप लोगों को अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैं भोपाल में नया नया हूं, मैं आया, मैंने रिया से कहा कि रिया मुझे एक प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए फॉर फ्यू मंथ्स। रिया ने कहा सर मेरा ही घर पड़ा है, आप मेरा ही घर ले लीजिए। मैंने ठीक है, आप मुझे रेंट पे दे दीजिए। अब मेरे राइट्स क्रिएट हुए ना उसकी प्रॉपर्टी पे, और उसका राइट क्या क्रिएट हुआ? मुझसे पैसा लेने का। हाँ, तो ये जो मैंने लिखा, ये क्या बन गया? डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। मेरे राइट्स क्रिएट हुए, ठीक है। पर इसने उस इंस्ट्रूमेंट पे मेरे एक लिमिट लगा दी कि सर हम प्योर वेज हैं और आप नॉन वेजिटेरियन है, आप हमारे घर पे नॉन वेज नहीं बना सकते। मैंने एग्री किया, तो मेरे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिमिट। अब मैं क्या कर रहा था, मैं एक दिन, अब रूल्स तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए, तो मैं नॉनवेज बना रहा था मान लीजिए। तो रिया ने देख लिया, और रिया ने क्या बोला? नहीं सर अब आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। तो रिया ने एक डॉक्यूमेंट से मेरे घर को क्या करवा दिया? खाली करवा दिया। तो जिस डॉक्यूमेंट से, जिस नोटिस में उसने मुझे लिखकर भेजा कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट। उसने मेरे राइट्स को क्या कर दिए? एक्सटिंग्विशमेंट कर दिया। या ऐसा हुआ कि मैं बहुत अच्छे से रहा, और आफ्टर टेन्योर में रिया के पास गया, रिया मुझे 2 साल के लिए वो और प्रॉपर्टी चाहिए। रिया ने बोला हाँ सर आप बहुत अच्छे हैं और हमें भी आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आप एक काम करो, आप 2 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड कर लो। मैंने एक और एग्रीमेंट बनाया, मतलब एक डॉक्यूमेंट और लिखा जिसमें मेरे राइट्स एक्सटेंड हो गए। मैंने बढ़िया, तो जिस डॉक्यूमेंट से मेरे राइट एक्सटेंड हुए वो भी इंस्ट्रूमेंट है। इवन मैंने 2 साल बाद रिया से बोला, रिया मुझे प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ गई, तू मुझे बेचेगी क्या? रिया ने बोला सर कैसी बात कर रहे हो, डाकन भी 6 घर छोड़कर हाथ मारती है, आप तो मेरे ही घर पे। मैंने यार मजाक नहीं, मेरे को सही में खरीदना। रिया ने बोला ठीक है सर मैं बेच दूंगी, 50 लाख कीमत है, मैंने दे दी है। तो जिस डॉक्यूमेंट से उसने अपना घर मुझे ट्रांसफर किया, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट भी क्या बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को लेकर कहाँ जाऊंगा? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रार मेरे इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा मेरे लिए? इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली कहने का पर्पज ये है कि जिस भी डॉक्यूमेंट से राइट्स एंड लाइबिलिटीज पर इफेक्ट डलता है, चाहे वो क्रिएट हो रहा हो, लिमिट हो रहा हो, एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट क्या बन जाएंगे बेटा? इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट भी क्या होता है? कन्वेंस होता है। इंस्ट्रूमेंट भी क्या होता है? कन्वेंस होता है। बोलो मेरे साथ फटाफट, क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट भी कन्वेंस होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट भी कन्वीनियंस होता है, इंस्ट्रूमेंट में कन्वीनियंस को इंक्लूड किया है, लेकिन हर कन्वीनियंस इंस्ट्रूमेंट में आए ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझें, यहां पर बोला गया इंस्ट्रूमेंट तो इंटरवाइवस भी हो सकता है और नॉन इंटरवाइवस भी हो सकता है, समझ रहे हो? मैंने क्या बोला था? कन्वीनियंस कैसा होता है? बिटवीन टू लिविंग पर्सन। कन्वीनियंस के लिए क्या जरूरी था? फटाफट बोलो मेरे लिए, बोल दो बेटा। कन्वीनियंस के लिए अपन ने पढ़ा ना, अपन ने क्या पढ़ा अभी? कि इंटरवीएस होना चाहिए, मतलब 2 लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर करेंगे तो वो कन्वीनियंस माना जाएगा। अब इंस्ट्रूमेंट तो नॉन इंटरवीएस भी हो सकता है ना, मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति मरने की स्थिति में था और उसने मरते मरते अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे विल लिख दी, तो वो विल भी तो क्या है? उसके बेटे के राइट्स क्रिएट हुए ना, और जिस जगह पे राइट्स क्रिएट होते हैं वो क्या बन जाता है? जो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इंटरवीएस भी हो सकता है और नॉन इंटरवीएस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है इंस्ट्रूमेंट भी कन्वीनियंस है, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट कन्वीनियंस नहीं होते, लेकिन सारे कन्वीनियंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर क्या बोला गया है?
इन सारे कन्वीनियंस, देखो जितने भी कन्वीनियंस है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट कन्वीनियंस हो ये जरूरी नहीं है। आ रही है ना मेरी बात समझ में अच्छे से? चलिए इसके बाद और आगे जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने शायद ये एग्जांपल बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। मान लीजिए रिया मेरे पास एक दिन आती है, मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ अब। ये एग्जाम्पल सभी लोगों का टेस्ट चल रहा है ना, और ये एग्जाम्पल आप सबको दिमाग में रखना भी है। शर्मा जी को छोड़ते अपन अपन पंकज सर से ही बात करते हैं। मान लीजिए रिया मेरे पास आई और आके मुझे कहती है, रिया आके मुझे क्या कह रही है कि पंकज सर मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, तेरे को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? तो रिया ने कहा मुझे बहुत जरूरी है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैंने ठीक है, अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी याददाश्त कम है, तो मैंने रिया से कहा कि रिया वहां पे एक रफ रजिस्टर पड़ा हुआ है, मतलब जिसके पन्ने वन्ने सब जल चुके हैं, ऐसे ही रफ रजिस्टर कॉपी थी। मैंने एक काम कर, उसके एक पन्ने पर एंट्री कर दे कि तू मुझसे 1 लाख रुपया बोरो कर रही है फॉर 3 मंथ्स। रिया ने एंट्री कर दी और उस पर साइन कर दी, ठीक है, इस तरह से साइन कर दी। आफ्टर थर्ड मंथ, देखो ये स्टाम्प वगैरह पे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 3 महीने बाद जब मैंने वो पन्ना पढ़ा, मेरे को याद आया कि रिया मुझसे 1 लाख लेके गई थी। मैं रिया के पास गया, रिया ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मैं रिया को अप्रोच किया कि मुझे मेरा पैसा वापस दो, रिया ने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने रिया से कहा मैं कोर्ट चले जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? कोर्ट। तो रिया कहती ठीक है सर आप चले जाओ, आपके पास क्या प्रूफ है? मैंने, मेरे पास वो कॉपी में तूने मेरे को लिख के दिया था वो प्रूफ है। तो रिया कहती है वो तो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है या नहीं? क्या वो रफ पेपर इंस्ट्रूमेंट है? क्वेश्चन मार्क। आपको आंसर देना यस और नो में। क्या वो रफ पेपर इंस्ट्रूमेंट है? यस और नो। बहुत सारे दिमागदार होंगे जो बोल रहे नो, क्योंकि वो स्टाम्प पेपर पे नहीं है। मैंने पूरे टॉपिक में इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में स्टाम्प पेपर की बात कही या किसी फॉर्मेट की बात कही? नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए, हाँ वो डॉक्यूमेंट, वो रफ पेपर मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है, यस। क्यों? क्योंकि समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, हाँ मेरे पास लिखा हुआ है, वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है? पार्टी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है ना। अरे मेरे अधिकार क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो फॉर्मेट डजंट मैटर, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, फॉर्मेट डजंट मैटर। फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मेट से कोई लेना देना है ही नहीं। बस पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज फिर कहीं पर भी लिखा हो, पत्थर पे लिखा है तो भी चलेगा, याद रहे। फोटोकॉपी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, फोटोकॉपी इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। आ रही है बात समझ में? आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। टाइप्स ऑफ स्टाम्प मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडेसिव और इम्प्रेस। देखिए फर्स्ट पेज पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये हम लोगों का ये था, ये होता है इम्प्रेस स्टाम्प और ये होता है एडेसिव स्टाम्प, ठीक है। तो ये अब कौन से डॉक्यूमेंट पे एडेसिव स्टाम्प लगेगा और कौन से पे इम्प्रेस स्टाम्प लगेगा, ये कहाँ पर बताया गया है? तो ये बताया हुआ है स्केड्यूल 1 में। कहाँ बताया गया है? स्केड्यूल 1 में, ठीक है। तो आज के लिए मोर देन एनफ है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।